हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय नागरिकता के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान का यह ज्वलंत मुद्दा है। अभी हमारे देश के अंदर बहुत से नागरिकता से संबंधित प्रावधान लाए जा रहे हैं, जैसे CAA, NRC, NPA, कई प्रकार के प्रावधान लाया जा रहा है। तो इसके लिए हमें जानकारी रखना आवश्यक है, अन्यथा किसी के भी बहकावे में और समझ नहीं रहने के कारण जो है कई प्रकार के परेशानियां देखने को मिलती है। और वर्तमान जो हमारा राज्य व्यवस्था भारत सरकार की जो और हमारे वर्तमान जो सरकार की पद्धति है वो कहीं न कहीं जो है अभी हमारे देश के अंदर चाहे जो भी पार्टियां हो वो किसी न किसी तरीके से जनता पर जो है एक तरीक़ा से कई प्रकार के दबाव बनाकर और उसे डरा कर रखने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, शिक्षित होना और जिसके लिए वो डरा रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आइए अविलंब शुरू किया जाए। नागरिकता को एक व्यक्ति और उस राज्य के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। नागरिकता है क्या? सिंपल सी चीज़ है। नागरिकता का अर्थ हो गया कि हमारे देश के अंदर इस देश के निवासी जिसका जन्म यहीं हुआ है और जिनके माता पिता का भी जन्म यहीं हुआ है, उसको किसी विशेष प्रकार का जो है अधिकार दिया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति यानी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं रहता है, देश के बाहर के व्यक्ति को। इसी को नागरिकता कह सकते हैं, जिसके प्रति वह वफादारी रखता है और उस प्रकार कानून द्वारा संरक्षित है। नागरिकता में परिचर कर्तव्यों के साथ स्वतंत्रता की स्थिति शामिल है। तो आसान भाषा में समझा जाए तो नागरिकता जो है सरकार के द्वारा दिया गया कुछ विशेष अधिकार है जो सिर्फ भारतीय निवासी को प्राप्त होता है, यही है नागरिकता। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारत की नागरिकता को संबोधित करता है। तो इस प्रकार से 5 से 11 जब हम लोग पढ़ते हैं तो नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है। आइए, नागरिकता का अर्थ शब्द है नागरिकता राज्य के साथ व्यक्ति के संबंध को संदर्भित करता है कि राज्य यहाँ पर यानी देश का केंद्र का नाम लिया जा रहा है राज्य को इंगित करके। और भारत में किसी भी अन्य समकालीन राज्य की तरह दो प्रकार के नागरिक हैं, नागरिक और विदेशी। यही सिंपल सी बात है कि भारत या किसी भी देश के अंदर एक होता है नागरिक जो वहाँ का निवासी होता है और एक जो किसी दूसरे देश से जाकर रहता है उसे विदेशी कहा जाता है। अर्थात भारत के व्यक्ति अगर अमेरिका में रह रहा है तो वो अमेरिका में विदेशी है और अमेरिका का व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो भारत में विदेशी है। इस प्रकार से आगे है, भारत में किसी भी अन्य समकालीन राज्य की तरह दो प्रकार के नागरिक और नागरिक विदेशी। अगला पॉइंट है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य और उसके कानूनों से बंधे हैं। बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, बिल्कुल, और उसके कानूनों से बंधे हैं। अर्थात जो भारतीय नागरिक हैं वो हमारे जो देश के अंदर कानून है उससे बंधे हैं, यानी जितना कानून हम पर लागू होगा भारत का उतना विदेशियों पर लागू नहीं हो सकता है सभी कानून। और जितना हमें और आपको भारत का जो है
सरकार के द्वारा अधिकार मिल सकता है उतना विदेशियों को नहीं मिलेगा। ये बातें, वे नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय नागरिक, नागरिकता एक बहिष्करणीय अवधारणा है, बहिष्करणीय अवधारणा, क्योंकि इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी नागरिकता का अर्थ ही होता है कि जो भारत का मूल निवासी हो। अब देखिए, उसके बाद है प्रासंगिक लिंक। क्या है? नागरिकता का तत्व, भारत की विदेशी नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता। नागरिकता का अर्थ एकल नागरिकता, यानी भारत की एकल नागरिकता है। और भी देश जैसे हैं, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। बहुत सी जगह जो है अलग अलग प्रकार की नागरिकता चलती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान, NRC, PIO और OCI कार्ड धारक में अंतर, ये सब हमको इस अध्याय में देखेंगे। नागरिकता का अधिग्रहण कैसे, किस प्रकार का होता है। नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर NRC। उसके बाद नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर NRC। नागरिकता की हानि, राष्ट्रीय और नागरिक के राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच का अंतर। नेक्स्ट आइए, भारत की नागरिकता संवैधानिक प्रावधान। तो नागरिकता को संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की विषय है तो इसे संघ सूची में रखना आवश्यक है। तो नागरिकता को संघ सूची में रखा गया है। उसके बाद और इसलिए यह संसद के एकमात्र नियंत्रण में आती है। तो ये संसद के नियंत्रण में आती है। नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान वो संसद करता है कि नागरिकता किसको देना है, किसको हटाना है, और कब कब नागरिकता में संशोधन हो, किस प्रकार से, ये सब संसद की कार्य है। उसके बाद है शब्द नागरिक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि भाग 2 में कई प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है जो नागरिकता के लिए पात्र हैं। डायरेक्ट नागरिक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ जो है कहा गया कि ये सब व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया गया, उसको जो पूरा करेगा वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 5 से 11, इसमें कहा गया है संविधान के अन्य हिस्सों के विपरीत जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, इन लेखों में 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कहने का मतलब 15-16 अनुच्छेद ऐसा था जो 26 नवंबर 1949 को ही उसे लागू कर दिया गया था। तो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान भी लागू किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है कि अब अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 5 से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत में पैदा हुए और पले बढ़े सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई। यानी जो भी भारत में पैदा हुआ है और जो पल बढ़ रहा है वो व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे। यहाँ तक कि वे लोग जो भारत में अधिवासित थे लेकिन वहाँ पैदा नहीं हुए थे, वे फिर भी उनके माता पिता में से एक का जन्म वहाँ हुआ था, उन्हें नागरिक माना जाएगा। यानी कहता है कि यहाँ तक कि यानी भारत का जिस समय विभाजन हो रहा था और भारत की नागरिकता का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें कहा गया कि 1948 से पहले जो है जो भी व्यक्ति भारत, यानी व्यक्ति का जन्म, चाहे उसका जो है जन्म कहीं भी हुआ है और उसके माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद 5 साल से अधिक समय तक भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भी नागरिकता के पात्र था। इस प्रकार से अनुच्छेद 5 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 6 देखिए, इसमें भारत
में कुछ पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता का प्रदान किया गया। यानी जब भारत विभाजन हो रहा था तो जो व्यक्ति पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में आए थे उसको जो है भारत का नागरिकता प्रदान किया गया। अब उसके लिए जो है स्वतंत्रता से पहले विभाजन और प्रवासन के कारण अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में प्रवास करता है, यदि उसके माता पिता या पूर्वजों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गया है। इस प्रकार से 19 जुलाई 1949 से पहले यानी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसके माता पिता या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होगा तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इस प्रकार से कहा गया अनुच्छेद 6 में। ये विभाजन की बातें हैं जिस समय विभाजन हो रही थी। दूसरी ओर इस तारीख के बाद भारत में आने वालों को पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो भारतीय नागरिकता कभी भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो है कुछ बातें दिया गया है उसको पूरा करना पड़ता है, जैसे पंजीकरण, वंश से देशीयकरण। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरी, अगर कोई व्यक्ति अगर उसके माता पिता में से कोई अगर भारतीय नागरिक नहीं था उस समय तो उसे पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता लेना पड़ता था। तो ये अनुच्छेद 6 का बात है, यानी भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्ति का नागरिकता अनुच्छेद 6 ये बात कहता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 7। इसमें कहता है कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया। यानी इसने पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया। तो अनुच्छेद 7 जो कहता है कि जो व्यक्ति यानी भारत से जो है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और बाद में पुनर्वास परमिट पर लौट आए तो उन्हें नागरिकता के दायरे में शामिल किया गया। यानी जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और बाद में पुनर्वास परमिट पर लौट आए उन्हें नागरिकता के दायरे में शामिल किया गया। तो इसमें जो है अनुच्छेद 7 में जो है ये पाकिस्तान को जाने वाले यानी जो चला गया और जो फिर आया लौटकर जाकर जो आया उसकी नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। 7 में है क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर गया और वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर जो है लागू होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अनुच्छेद 7 में कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, किंतु अगर वो चाहता है कि हम यानी गारंटी के साथ जो हमको अब भारत में ही रहना है तो वो भारत आएगा और उसके लिए वही सिस्टम लागू होगा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले भारतीय नागरिक को जो है करना होता है, जैसे कि उसको पंजीकरण करना। अब है अनुच्छेद 8। इसमें देखिए क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। यानी जो व्यक्ति भारत से बाहर रहता है यानी वो भारतीय मूल का ही है, यानी उसके पूर्वज जो है भारत के थे और वो जो है जाकर बस गए और वो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उन व्यक्ति की नागरिकता के बारे में ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो या उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारतीय राजनयिक
राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। तो वो व्यक्ति भारत में पंजीकरण करवा सकता है, उसके लिए कुछ विशेष छूट है। तो अनुच्छेद 8 इस प्रकार से कहता है कि जो संविधान को लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के थे, यानी भारत में तो नहीं रह रहा था लेकिन भारतीय मूल का था, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी अर्ध नागरिक कह सकते हैं। उसके बाद इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें थोड़ा 35 को भी देखा जाता है, द्वारा परिभाषित भारत में पैदा हुआ, यानी 1935 में जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, उस संघ में अगर किसी भी व्यक्ति का माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या कोई भी व्यक्ति उसके वंश का जो है पैदा हुआ था, तो वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा। अब अगर वो किसी देश में भी रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास से देश में भारत के राजनयिक परिषद और प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, यानी वो चाहेगा तो जिस समय उस समय वो भारतीय नागरिक बन सकता है। अब अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। चाहे जो भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिसका मन रहता है कि हम अमेरिका की नागरिकता ले, कनाडा की नागरिकता है ले, ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण करें, तो अगर वो व्यक्ति अगर वहाँ की नागरिकता अगर स्वेच्छा से अगर ग्रहण करता है, स्वेच्छा से खुद से, तो वहाँ उसकी जो है नागरिकता रद्द कर देगी, तो अब वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये 9 में कहा गया, 9 में नो, यानी भारत का नागरिक नहीं। उसके बाद है अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। यानी कहता है कि आप उपर्युक्त में से, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, अगर आपका नागरिकता है, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि ये तुरंत बदलने वाली चीज़ नहीं है, कपड़े की तरह जो है ये नहीं बदलता है, ये तुरंत नहीं बदलता है, समझ रहे हैं, ये कोई आपको नहीं हटा सकता है बार बार। तो इसके लिए जो है आप अनुच्छेद 10 आपको कहता है कि आपका नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 10 कहता है बना रहेगा। अब अनुच्छेद 11, ये संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के साथ साथ इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित यानी कोई भी परिवर्तन हो गया, बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, किसको नागरिकता दी जाए, किसको हटाया जाए, तो इन सब प्रावधानों के लिए भारतीय संसद का अधिकार है और वो स्वतंत्र है। इस प्रकार से ये है, अनुच्छेद 11 ये कहता है। उसके बाद है भारतीय नागरिकता अधिनियम और संशोधन। तो नागरिकता अधिनियम जब 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान जब लागू हो जाता है, तो उसके बाद कई प्रकार के जो है परेशानियां आई भारतीय नागरिकता अपनाने में। उसके बाद भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर देशी राज्यों का विलय होता है, तो कई प्रकार के, जैसे सिक्किम का अधिग्रहण किया गया, दादर और नागर हवेली, उसके बाद गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जा में था, पुदुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जा में। तो इस प्रकार से जितने भी क्षेत्र को अधिग्रहण किया गया, तो इन सब के नागरिक जो है, अब नागरिक कहाँ का नागरिक कैसे होगा, तो इसके लिए जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। क्या था प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अब जन्म से प्रदान की गई नागरिकता क्या है? जन्म से प्रदान की गई नागरिकता, तो जन्म से प्रदान की गई नागरिकता का मतलब होता है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 देखा जाए, इसमें जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है, इसमें
5 प्रकार के प्रावधान थे। इसमें जो है कहा गया था जन्म से नागरिकता प्रदान की जा सकती है, वंश के माध्यम से नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, और पंजीकरण नागरिकता की ओर ले जाता है प्रादेशिक निगमन भारत सरकार द्वारा। इसको समझते हैं क्या करके। जन्म से क्या है, तो 1 जुलाई 1987 या उसके बाद पैदा हुए बच्चे, लेकिन नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 की शुरुआत से पहले भारतीय नागरिक हैं, जैसा कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा हुए सभी व्यक्ति, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले नागरिक का दर्जा प्राप्त है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम का कहना था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है वो सब भारत का नागरिक होगा। उसके बाद है एक बच्चा जिसके माता पिता जन्म के समय भारतीय हैं या उनमें से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक हैं तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रभावी होने पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार से इसको भी जो है शामिल कर दिया गया। तो ये था जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। दूसरा है वंश से। तो 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत में पैदा हुए व्यक्ति के जन्म के समय एक भारतीय नागरिक पिता होना चाहिए। ये 1992 में जो है कह दिया गया कि पिता होना चाहिए। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद राष्ट्र के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं, थोड़ा जटिल है। कहने का मतलब है वंश के द्वारा हम कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भारत का नागरिक हम कैसे हो सकते हैं वंश के द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 और 1992 के बीच अगर आपके पिताजी का जन्म अगर भारत में हुआ है और आप कहीं भी रह रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं। ये हुआ वंशीकरण द्वारा, यानी वंश के द्वारा। उसके बाद लेकिन फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद संशोधन आया। 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया 1992 में, और कहा गया कि सिर्फ पिता ही नहीं, अब माता को भी जोड़ा जाए, यानी महिला को भी जोड़ा जाए। और 1992 के बाद अब कहा जाता है कि जन्म के समय अगर कोई भी व्यक्ति यानी आपके माता या पिता में से किसी कोई भी भारत का नागरिक है तो आप भारतीय नागरिक हैं। यह है वंश के द्वारा नागरिकता। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण का अर्थ होता है कि फार्म भर के आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता के लिए आवेदन करने से कम 7 साल पहले भारत में रहा, तो ये अवधि घटते बढ़ते रहता है। तो पंजीकरण के द्वारा 7 साल भारत में रहा हो एक व्यक्ति जो एक भारतीय नागरिक से विवाहित है और नागरिकता के लिए आवेदन करने से कम 7 साल पहले भारत में रह चुका है। इस प्रकार से आप जो है भारतीय नागरिक पंजीकरण द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी जो विदेश में रह रहा हो वो नाबालिग बच्चा पंजीकरण के द्वारा कर सकता है। और भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता के लिए आवेदन करता है वो 7 साल तक पंजीकरण करने से पहले 7 साल रहा हो वो कर सकता है। और या कोई व्यक्ति अगर भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसके लिए वो 7 साल पहले भारत में रहेगा, फिर उसके बाद पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता अपनाएगा। ये 1955 में प्रावधान था। अब है प्राकृतिककरण द्वारा। कहता है एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित देश में निवास करना। ये प्राकृतिककरण कहता है एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित देश में निवास करना, उसके बाद किसी ऐसे देश का नागरिक न बने जहां भारतीय के देशीयकरण द्वारा नागरिकता न मिले। तो इस प्रकार से कहता है कि कोई ऐसा भी देश है जैसे हम पाकिस्तान वाले को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। बहुत ऐसे हमारे जो कंट्री हैं, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हो या कोई दूर के देश हो जो हमारे देश से कटुता रखता है, उसके देश से आए हुए व्यक्ति को हम नागरिकता नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया
और दूसरे देश की नागरिकता त्याग और भारत की नागरिकता स्वीकार करना आप कर सकते हैं। इसे 8वीं अनुसूचित उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में पारंगत होना, ये हो गया। ये आपका जो है देखा जाता है कि भारतीय नागरिकता प्राकृतिककरण द्वारा जो आप अपना सकते हैं। अच्छे चरित्र का होना एक विशेष प्रावधान के तहत यह छूट है कि यदि किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है तो वह उपरोक्त शर्तों को पूरा किए बिना प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो हम जो सुनते हैं कि अक्षय कुमार कनाडा का ले लिया है, और भी जो है शाहरुख खान फलना देश की नागरिकता ले लिया है, तो ये यही सब के द्वारा जो है उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। अब है क्षेत्र समावेशन। क्षेत्र समावेशन का अर्थ होता है कि भारत का पड़ोसी देश अगर कोई क्षेत्र आदान प्रदान करता है तो वहाँ की नागरिक अगर पड़ोसी देश का कोई भी क्षेत्र अगर भारत की सीमा में आता है तो वहाँ का व्यक्ति जो है स्वतः भारत का नागरिक तो हो जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त क्षेत्र भारत के क्षेत्र में जोड़ा जाता है या उस पर कर लगता है तो 1974 में सिक्किम उदाहरण के लिए भारत के साथ एकजुट हो गया। परिणाम स्वरूप यदि सिक्किम के लोग भारतीय नागरिक बन जाते हैं तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारतीय नागरिक बने। यानी भारत कोई भी क्षेत्र जैसे यानी कोई भी पड़ोसी क्षेत्र अगर भारत में शामिल होता है या पड़ोसी देश का कोई भी टुकड़ा भारतीय क्षेत्र में शामिल होता है तो उस वहाँ का नागरिक जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अधिनियम में 4 बार संशोधन किया गया है, 1986, 2003, 2005, 2015 और भी किया गया है। कुल मिलाकर 6 बार हुआ है, 2019 में भी हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 समाप्ति। अधिनियम के अनुसार नागरिकता 3 तरीकों से। अच्छा, अब हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि हम लोग किस प्रकार से भारत के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हमारी नागरिकता लोप हो जाती है और हम भारत के नागरिक नहीं रहते हैं। इसके लिए हम लोग समझेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें समाप्ति कैसे होगी, तो अधिनियम के अनुसार नागरिकता 3 तरीके से रद्द की जा सकती है। कौन कौन तरीका है? सबसे पहले है त्याग। त्याग क्या है? तो कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक है जो एक घोषणा के माध्यम से निर्धारित तरीके से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग करता है, भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। यानी आप अपने मर्जी से कहिएगा कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, आप त्याग कर रहे हैं, मैं भारतीय नागरिकता त्याग करता हूं, मैं श्रीलंका की नागरिकता लेता हूं या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हूं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है जब कोई पुरुष अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है तो उसके सभी नाबालिग बच्चे भी अपनी नागरिकता खो देती है। और अगर कोई पुरुष अगर भारतीय नागरिकता खोता है तो उसका सभी नाबालिग बच्चे जो भी हैं नाबालिग वो सब भारतीय नागरिक नहीं रह पाते हैं। हालांकि ऐसा बच्चा भारतीय नागरिक प्राप्त करने में अपने इरादे की घोषणा करके पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अगर वो बच्चा होशियार होता है, फिर उसको अगर लगता है कि नहीं मेरे पिताजी जो है गलत फैसला लिए हैं, उसके बाद मैं भारत में ही रहना चाहूँगा, तो उसको 1 वर्ष तक जो है भारत में रहेगा और उसके बाद जो है भारतीय नागरिक बन जाएगा। उसके बाद है समाप्ति। एक भारतीय नागरिक की नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि वो जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है, तो ये समाप्ति हो गया। उसके बाद अभाव। कुछ मामलों में भारत सरकार किसी व्यक्ति की उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, हालांकि यह सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। अब कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति किसी दुश्मन मुल्क को साथ दे रहा है, किसी युद्ध में किसी दूसरे देश के साथ दे रहा है जो हमारे दुश्मन है, तो उसकी नागरिकता हम रद्द कर देंगे। इस प्रकार से प्रावधान है, तो वंचित कर देंगे उसको। ये केवल उन लोगों के नागरिकता लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण देशीकरण अनुच्छेद 5 खंड सी के द्वारा आधार नागरिकता प्राप्त की है, जो कि भारत के अधिवास के शुरू से नागरिकता। और जो उसके बाद देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो एक बार और देखा जाए तो किस प्रकार से हम यानी भारत का नागरिकता खोया जा सकता है, यानी छूट सकता है आपको। तो नागरिकता की समाप्ति जो है ये आपको जो है परित्याग, आप खुद अपने मर्जी से त्याग दीजिए तो आप नागरिक नहीं रहिएगा। उसके बाद पर्यावसान यानी आपको पर्यावसान का मतलब होता है कि देशीयकरण, पंजीकरण, यानी आप अपनी इच्छा से जो है आप
आवेदन देकर भारतीय नागरिकता को जो है त्याग दीजिएगा। उसके बाद है वंचित किया जाना, और सरकार जो है खास करके आपको वंचित कर देगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आपका जो है नागरिकता का लोप हो जाएगा। उसके बाद आइए नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक 6 समुदाय। देखिएगा क्या है एनआरसी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। अभी वर्तमान में जो है इसकी जो है लागू करने की घोषणा किया गया है, और बहुत ऐसे राज्य हैं जो इसको लागू कर रहे हैं, और बहुत ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए आखिर है क्या जो इसको पूर्ण रूपेण जो है लागू नहीं किया जा रहा है। तो 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक 6 समुदायों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और पाकिस्तान पारसी 6 समुदाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ईसाई, यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो है 14 दिसंबर 2014 से पहले आने पर भारत में रहने की अनुमति होगी। यानी 14 दिसंबर 2014 से पहले इनमें से 6 समुदाय में से कोई भी व्यक्ति भारत में आया है तो उसको तुरंत जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी, और उसको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से कहा गया है। ये नागरिकता के लिए आवश्यक समय को भी 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। यानी पहले जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीयों को जो है 11 वर्ष रहना पड़ता था, अब उसको घटाकर जो है 6 वर्ष ही कर दिया गया है। उसके बाद है यह इन प्रवासियों को 2 अधिसूचनाओं के अनुसार पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी गई है। यानी इसको कई प्रकार की छूट दिया गया है। ये तुरंत जो है भारत का जो है नागरिक बन जाएगा। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया जो अवैध बांग्लादेशी हिंदू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है। यानी असम में जो है जब 1971 का युद्ध होता है, बांग्लादेश का निर्माण जिस समय हुआ था, उस समय जो है बांग्लादेश से जो है वहाँ से जो है हिंदू मुस्लिम कई प्रकार के प्रवासी जिसमें जो है भाग कर आया था और भारत में रह रहा था। तो इस अधिनियम के लागू होने से होगा क्या कि वहाँ से जो हिंदू समुदाय के लोग आए हैं बांग्लादेश से उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वहीं जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसको जो है नागरिकता नहीं मिलेगी और उसे परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको जो है बड़ी संख्या में इसका विरोध किया जा रहा है। बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक और उन्हें एक श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका जो है विरोध करने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 क्या कहता है भारत में कि प्रत्येक नागरिक को समता और समानता का अधिकार होगा। कोई भी नागरिक अगर होगा तो उसके लिए समानता है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति या जाति के लिए मूल वंश और जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया करेगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनुच्छेद का हनन हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ जो है इसका विरोध होता है। और इसमें एक और बात है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है कहने का तात्पर्य है कि दूसरे देश के जो है आप पाकिस्तान के बारे में और जिस देश के बारे में कह रहे हैं कि आप वहाँ जो है कि अल्पसंख्यक लोग जैसे ये 6 समुदाय जो अल्पसंख्यक हैं ये लोग खतरे में हैं, इसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो आप उस देश को भी चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार से इसके लिए भी इसका विरोध किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सरकार का कहना है कि ये 6 समुदाय जो है प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले म्यांमार हो गया, वहाँ जो है वहाँ मुस्लिम भी जो है प्रताड़ित किया गया। उसके बाद श्रीलंका में तमिलों को भगाया गया है।
तो इस प्रकार से जो है बहुत से देश ऐसे, बहुत सी जगह है जहाँ मुस्लिमों को भी प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्हें भी जोड़ना था। तो इस प्रकार से इसका विरोध होता है। खैर आगे बढ़ा जाए। और इस अधिनियम के प्रावधान है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1973 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये एनआरसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, अच्छा CAA के बारे में कह रहा है कि ये जो है चलिए नेक्स्ट है नागरिकता रजिस्टर NRC। अब आया NRC। NRC देखिए क्या है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 प्रत्येक गांव के संबंध में 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया एक रजिस्टर है, जिसमें घरों या जोतों के क्रमानुसार दिखाया जाता है और प्रत्येक घर या जोत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और नाम दर्शाया जाता है। यही है NRC। अब 1951 में NRC केवल एक बार प्रकाशित हुआ था। फिर जो है लीगेसी डेटा 1951 NRC और 1971 में मतदाता सूची 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक को संदर्भित करता है और भारतीय नागरिकता उन्हें दी जाती है जिनके नाम इन दस्तावेज में उनके वंशजों पर दिखाई देती है। आइए देखा जाए ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। NRC, तो NRC कहता है कि ये 24 मार्च 1971 के बाद यानी 1971 तक इसको तैयार किया गया था और इसमें देखा जाता है कि 24 मार्च 1971 तक इस रजिस्टर में जिसका भी नाम है और जिसके वंशजों का नाम है उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा, और अगर जिसका नाम नहीं है उन्हें नागरिकता जो है उसको जो है पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उसको जो है उसके बाद है PIO कार्ड, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इतना ही, जय हिंद।